हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी के निजी संपत्ति या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा बनाकर रखा है दोस्तों। और इस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा बनाए हुए 12 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है दोस्तों। और उस प्राइवेट संपत्ति का जो मूल मालिक है, जो रियल ओनर है, उस व्यक्ति को उस अवैध कब्जे के बारे में भली भांति जानकारी है दोस्तों। उसके नॉलेज में वो अवैध कब्जा है दोस्तों। बट उस प्रॉपर्टी संपत्ति का जो मूल मालिक है, उसने उस अवैध कब्जेधारी को वहां से बेदखल करने के लिए, वहां से उस कब्जे से उसको हटाने के लिए कोई भी लीगल एक्शन और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की दोस्तों। ना तो इसकी कोई शिकायत दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ऐसे में जो अवैध जो कब्जाधारी है, जिसने काफी लंबे समय से 12 वर्षों से भी का अधिक समय हो चुका है दोस्तों, यह व्यक्ति जो अवैध कब्जाधारी है, यह आगे चलकर उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के लिए एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जे का दावा और क्लेम दाखिल कर सकता है सिविल न्यायालय में दोस्तों। क्योंकि उस व्यक्ति को उस संपत्ति के ऊपर रहते हुए, कब्जा बनाए हुए 12 वर्षों से भी के अधिक का समय हो चुका है दोस्तों। और ऐसे में वह जो व्यक्ति है, जो उसका मूल मालिक है, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया दोस्तों। यदि उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का जो मूल मालिक है, यदि वह आगे चलकर उस कब्जे को खाली करवाने के लिए यदि सिविल न्यायालय में कोई सिविल सूट यदि वह दाखिल करता है अपने कब्जे को पाने के लिए, उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस संपत्ति के मूल मालिक का जो दावा, जो क्लेम है, जो वह सिविल न्यायालय में दावा दाखिल करने चाह रहा है उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए, उसका दावा खारिज हो सकता है, उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि उस व्यक्ति ने द लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 को फॉलो नहीं किया और समय अवधि के अंदर उस अवैध कब्जेदारी को हटाने के लिए कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो राइट्स है वो वहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपके संपत्ति, प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा बना के रखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को 12 वर्षों के अंदर ही वहां से उस व्यक्ति को बेदखल कर देना चाहिए दोस्तों। उसको वहां से, उस कब्जे से हटा देना चाहिए। नहीं तो यदि 12 वर्ष हो जाएंगे, उसके बाद दावा और क्लेम करने का जो हक, जो राइट्स है, आप खो दोगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के मैटर में एक जजमेंट सुनाया गया दोस्तों। इस जजमेंट के अंदर जो अवैध जो कब्जाधारी है, जिसने काफी लंबे समय से उस निजी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा बनाकर रखा है, उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। और वह व्यक्ति जो दावा करता है कि यह संपत्ति, यह प्रॉपर्टी मेरी है, वह क्लेम करता है उसके ओनरशिप के लिए, उसके विरोध में यह जजमेंट आया है दोस्तों। क्योंकि वह जो संपत्ति का जो मूल मालिक अपने आप को बता रहा है, उसने लिमिटेशन पीरियड को फॉलो नहीं किया दोस्तों, इसीलिए उसके अगेंस्ट में यह जजमेंट है दोस्तों। तो आज हम इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ यह जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के अंदर सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में भी चर्चा की गई है दोस्तों। क्योंकि इस ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी 1908 के अंदर लिमिटेशन पीरियड के बारे में भी चर्चा की गई है। और ये एक कहीं ना कहीं कारण बन सकता है, और कारण होता भी है, व्यक्ति के वाद और प्लेंट को रिजेक्ट करने का दोस्तों। जो मूल मालिक है, उसने जब उस कब्जे को पाने के लिए सिविल न्यायालय में जब उसने दावा और क्लेम दाखिल किया होगा, और वो भी 12 वर्षों के बाद, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतिवादी है, जो विपक्षी पार्टी है, उसने क्या किया? सीपीसी के ऑर्डर 7 और रूल 11 का यूज करते हुए उस प्लेंटिफ और वादी के प्लेंट को, वाद को रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन लगा दी थी दोस्तों। तो हम सीपीसी के ऑर्डर 7 और रूल 11 के बारे में भी इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा पाना चाहते हैं, आप ओनरशिप, मालिकाना हक का क्लेम करना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपको एक वाद, एक प्लेंट आपको फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। और उस प्लेंट, उस वाद के अंदर आपको ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो भी नियम दिए गए हैं, उस नियम को आपको फॉलो करना होगा। यदि आपने उस नियम को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है, जो प्रतिवादी है, जो अवैध कब्जाधारी है, वह इन ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर दिए गए लॉ और पॉइंट्स और कानून का उपयोग करते हुए आपके वाद, आपके क्लेम को खारिज करवा सकता है दोस्तों। आपके प्लेंट को रिजेक्ट करवा सकता है। जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी 1908 के अंदर दिया गया है, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट दोस्तों।
सो डियर फ्रेंड्स, आइए जरा समझ लेते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में, जो कि बताता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट के बारे में दोस्तों, कि प्लेंट और वाद को कब रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट करवाया जा सकता है दोस्तों। ये एक एप्लीकेशन होती है, ऑर्डर 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन होती है, जो कि प्रतिवादी विपक्षी पार्टी के द्वारा वाद को, प्लेंट को रद्द करवाने के लिए सिविल न्यायालय में दाखिल किया जाता है दोस्तों। तो एक प्लेंट, एक वाद को कब खारिज और रिजेक्ट किया जा सकता है, आइए उस पॉइंट के बारे में जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन दोस्तों, तो यदि वादी ने, प्लेंटिफ ने यदि सिविल न्यायालय में कोई सिविल सूट फाइल किया है, तो उस सूट के अंदर, उस वाद के अंदर, उस प्लेंट के अंदर उस वादी को, प्लेंटिफ को बताना होगा कि उसने यह जो वाद दाखिल किया है, इसका कारण क्या है, इसका बेस क्या है, उसने क्यों यह सिविल सूट फाइल किया है। यदि कॉज ऑफ एक्शन को यदि वह अपने प्लेंट, अपने वाद के अंदर यदि वह मेंशन नहीं करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिफेंडेंट, जो प्रतिवादी है, वो इस पॉइंट का लाभ उठाकर वाद और प्लेंट को रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन सिविल न्यायालय में दे सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, आप जिस संपत्ति, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप क्लेम और दावा कर रहे हैं, उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन, कि भाई वह संपत्ति, वह प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कितने की है, उसका प्राइस क्या है, ये चीज को भी आपको उस प्लेंट, उस वाद में वादी को मेंशन करना होता है। यदि प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होगा, प्रॉपर मूल्यांकन नहीं होगा, तो जो विपक्षी पार्टी जो है, जो प्रतिवादी है, वो इस पॉइंट का लाभ उठाकर आपके प्लेंट, आपके वाद को रिजेक्ट करवा सकता है, आपके मुकदमे को खारिज करवा सकता है दोस्तों। तीसरी चीज, आपने जो वाद और प्लेंट जो दाखिल किया है, आपने मतलब कौन, वादी ने, प्लेंटिफ ने, क्या उसने वाद को दाखिल करते समय उस प्लेंट में, उस सिविल सूट में जो भी कोर्ट फीस बनती थी, जो भी कोर्ट फीस का जो भी कैलकुलेशन हुआ था, क्या उस पूरे कोर्ट फीस का भुगतान किया गया है दोस्तों। यदि नहीं किया गया रहेगा तो यह भी एक कारण बन सकता है प्लेंट के रिजेक्ट होने का, वाद के खारिज होने का दोस्तों। अगली चीज, प्लेंटिफ के द्वारा, वादी के द्वारा जो प्लेंट दाखिल किया गया, जो प्लेंट दाखिल किया गया दोस्तों, क्या उसकी डबल कॉपी कोर्ट में सबमिट की गई है। यदि नहीं, तो यह भी एक कारण बन सकता है दोस्तों प्लेंट और वाद के रिजेक्ट होने का। अगली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि प्लेंटिफ और वादी के द्वारा जो वाद जो दाखिल किया जा रहा है, क्या वह समय सीमा के अंदर किया जा रहा है, क्या वहां पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 को फॉलो किया जा रहा है, क्या 12 वर्षों के अंदर ही वाद और क्लेम जो भी है, प्लेंट, क्या उसको दाखिल किया जा रहा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाद और प्लेंट समय सीमा अवधि के बाहर जाकर यदि दाखिल किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वह इस समय अवधि का लाभ उठाकर वादी के प्लेंट और वाद को रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन लगा सकता है दोस्तों। यदि आप एक वादी हैं, आप एक प्लेंटिफ हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 का ध्यान रखते हुए समय सीमा के अंदर ही आपको क्लेम और वाद, आपको सिविल सूट आपको फाइल करना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए जरा अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में क्या कहा है। डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का यह जो जजमेंट आया था, यह आया था 20 फरवरी 2024 को, और इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 14807 ऑफ 2024, जिसका SLP स्पेशल लीव पिटीशन नंबर है 18977 ऑफ 2016, दैट मींस कि 2016 दोस्तों। इस मामले में जो पार्टी थी, वह पार्टी कौन थी दोस्तों। नंबर 1, पहला जो अपीलांट थे, जो अपील करता थे दोस्तों, वो थे श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट एंड अदर्स, वर्सेस जो रेस्पोंडेंट, जो प्रतिवादी थे, वो इस मामले में थे श्रीमंत छत्रपति उदयन राजे प्रताप सिंह महाराज भोसले एंड अदर्स दोस्तों। तो ये थे प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट दोस्तों। तो यह जो जजमेंट जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहीं ना कहीं यह उस अवैध कब्जेदारी के पक्ष में दिया गया, जिसने काफी लंबे समय से संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए रखा था, ठीक है, और वह व्यक्ति जो मूल मालिक, ओनरशिप का जो क्लेम और दावा कर रहा है, उसके खिलाफ यह जजमेंट है दोस्तों, क्योंकि उस व्यक्ति ने समय सीमा के अंदर अपने वाद, अपने प्लेंट को दाखिल नहीं किया था दोस्तों। ये था रीजन, यह था कारण। डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले और ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट उस मामले के हिसाब से, इस मामले में जो पार्टी थी, जो प्रतिवादी, जो रेस्पोंडेंट और जो अपीलांट, जो अपील करता थे, उसके हिसाब से मैं आपको इस जजमेंट का एक शॉर्ट समरी में मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स,
एक व्यक्ति जो प्रतिवादी था, जो रेस्पोंडेंट था इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मामले में, उस व्यक्ति ने अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बताया और उस व्यक्ति ने यह कहा कि महाराष्ट्र में कुछ पैतृक संपत्तियां हैं, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर उस व्यक्ति ने मालिकाना हक, ओनरशिप का दावा करने का एक सिविल सूट लोअर कोर्ट में, सिविल न्यायालय में फाइल किया दोस्तों। उस व्यक्ति ने यह कहा कि इस प्रॉपर्टी संपत्ति का मैं मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं। मैं इस प्रकार का जो क्लेम, जो दावा है, उस प्रतिवादी ने, उस व्यक्ति ने लोअर कोर्ट में फाइल कर दिया दोस्तों। और जब अपीलांट जो अपील करता है इस सुप्रीम कोर्ट के मामले में, इस जजमेंट में, उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस वाद, इस प्लेंट का रिप्लाई दिया दोस्तों। और इस रिप्लाई में उन्होंने लोअर कोर्ट में अपनी बात रखी और उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी की एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने यह कहा कि यह जो वाद, यह जो प्लेंट दाखिल किया गया है ना, यह द लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 58, 59 और आर्टिकल 65 को फॉलो नहीं किया गया है। यहां पर समय अवधि वर्जित है। लिमिटेशन एक्ट के इस पीरियड, इस समय अवधि को इस मामले में, इस वाद में फॉलो नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वादी का, ये जो रेस्पोंडेंट, जो प्रतिवादी है, इनका मामला, इनका जो वाद है, इनका जो प्लेंट है, इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से रेस्पोंडेंट ने, प्रतिवादी ने लोअर कोर्ट में अपनी बात रखी दोस्तों। इस मामले में लोअर कोर्ट ने जब दोनों पक्षों को सुना और समझा तो यह कहा लोअर कोर्ट ने कि ये जो लिमिटेशन, जो समय अवधि है ना, ये मेक्स द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। यहां पर फैक्ट और लॉ, जो कानून है, जो प्रावधान है, दोनों का मिक्सचर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें फैक्ट की जांच करनी पड़ेगी। लिमिटेशन जो है वो तो कानून है, लेकिन हमें फैक्ट की भी जांच करनी पड़ेगी। हमें एविडेंस, हमें सबूत चाहिए। तो हम आपके इस एप्लीकेशन को जो आपने लगाया है ना, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी के मुताबिक, तब हम इस वाद, इस प्लेंट को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए? सबूत, एविडेंस। क्योंकि यहां पे लिमिटेशन, समय और फैक्ट, ये दोनों का मिक्सचर है। ऐसे में तो ये जो मामला है, ये तो ट्रायल का विषय है। इस प्रकार से कहते हुए उस व्यक्ति, उस प्रतिवादी, उस रेस्पोंडेंट की जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तों। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार रिजेक्ट किया गया। तो इस चीज से असंतुष्ट होकर, व्यथित होकर उस प्रतिवादी, उस रेस्पोंडेंट ने इस मामले की अपील हाई कोर्ट में की और हाई कोर्ट ने इस लोअर कोर्ट की जो ऑर्डर थी, जो बात थी, उसको कंटिन्यू रखा। उसमें कोई चेंजेस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया दोस्तों। तो ऐसे में वह व्यक्ति, जो रेस्पोंडेंट, जो प्रतिवादी है, इस जजमेंट के अंदर, वह दोबारा वापस से व्यथित और असंतुष्ट हुआ दोस्तों। तो उसने इस चीज की जो अपील है, उसने कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई की, इस मामले को समझा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि जो लोअर कोर्ट है, उनको जब उनके पास कोई प्लेंट, कोई वाद जब दाखिल किया जाता है, तो उस प्लेंट, उस वाद को समझना चाहिए, देखना चाहिए। यदि प्रथम दृष्टया प्रारंभिक अवस्था में यदि उस वाद में लिमिटेशन एक्ट को यदि फॉलो नहीं किया गया है, समय अवधि के अंदर यदि वाद को फाइल नहीं किया गया है, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रारंभिक स्तर में ही, प्रारंभिक स्तर पर ही उस वाद, उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 में क्लियरली यह कहा गया है कि यदि कोई वाद लिमिटेशन एक्ट के समय सीमा के अवधि के अंदर यदि फाइल नहीं किया जाता है, आर्टिकल 65 को फॉलो नहीं किया जाता है, तो ऐसे में कहीं उस वाद, उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी बात रखी दोस्तों। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट ने जो वाद, जो प्लेंट जो फाइल किया था, ये बहुत लेट कर दिया और ये मामला बहुत पुराना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम की ये बात हो रही है। इन्होंने पूरा जो प्लेंट, जो पूरा वाद है ना, वो पढ़कर ही क्लियरली प्राइमा फेसाई पता चल जाता है कि ये जो वाद जो दाखिल किया गया है ना, ये सिर्फ कोर्ट का जो समय है उसको बर्बाद करने के लिए किया गया है। तो ऐसे में यदि कोई मामला लोअर कोर्ट के सामने आता है, तो ऐसे मामले को तुरंत इमीडिएटली खारिज कर दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले, अपने इस जजमेंट, अपने इस ऑर्डर में ये बात कही दोस्तों। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए क्लेम, जो दावा जो दाखिल किया था, उनके इस दावे को खारिज कर दिया गया। और जो व्यक्ति काफी लंबे समय से उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति के ऊपर काबिज था, उस व्यक्ति को 12 वर्षों से भी अधिक का समय कब्जा बनाए हुए हो गया था, उस व्यक्ति के पक्ष में ये जजमेंट आया दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई संपत्ति, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, यदि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आप अपना मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं, ओनरशिप का आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों लॉ, कानून, लिमिटेशन एक्ट, समय सीमा, इस चीज को आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे और समय अवधि के बाद जाकर यदि आप दावा, क्लेम फाइल करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने हक, अपने राइट्स को आप खो दोगे दोस्तों। तो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए, एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा बनाकर रखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली वहां से हटाने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए और सिविल न्यायालय में एक सिविल सूट फाइल करना चाहिए अपने पोजीशन, अपने कब्जे को पाने के लिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो मामला था दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, छोटा सा कमेंट जरा डाल दीजिए दोस्तों, जिससे कि थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन, एप्रिसिएशन मिले, जिससे कि आगे चलकर मैं इससे भी बेहतर, इससे भी बढ़िया और अच्छे वीडियो, प्रॉपर्टी और ये जो संपत्ति का जो विवाद होता है, इसके ऊपर मैं अच्छी वीडियो बना सकूं दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।